बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनहेरिटेंस, पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस की सीरीज़ चल रही है और उसका आज तीसरा लेक्चर है और इसका उन्वान भी इसी तरह रखा गया है, अदर पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस। यानी हमने इसके लेक्चर नंबर 1 में ये डिस्कस किया था कि मेंडल ने काम किस तरह से किया, हालात कैसे थे, फर्स्ट लॉ कैसे बनाया वगैरह वगैरह। दूसरे लेक्चर में हमने मेंडल के सेकंड लॉ या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को डिस्कस किया और अब ये तीसरा है अदर पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस। ये यहाँ कोई एक लॉ या एक चीज़ डिस्कस नहीं है, कई चीज़ों को हम एक साथ वो करने की कोशिश करेंगे। मसलन सबसे पहले जो हेडिंग है डोमिनेंस रिलेशनशिप, या इसको डोमिनेंस रिलेशंस कहा जाता है। डोमिनेंस रिलेशंस का मतलब क्या है कि हम पहले किसी लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, एक जीन 2 एलील्स पर मुश्तमिल होता है। ये दोनों एलील एक जैसी भी होती हैं, डिफरेंट भी होती हैं। जब एक जैसी हों तो उनको होमोजाइगस एलील्स कहते हैं, जब डिफरेंट हों तो उनको हेटेरोजाइगस एलील्स कहते हैं। अब जब हेटेरोजाइगस हों तो फिर एक सवाल पैदा होता है कि दो मुख्तलिफ एलील्स हैं तो इनके आपस में एक दूसरे के साथ असरात क्या होंगे, क्या दोनों अपियर होंगी, एक अपियर होगी एक नहीं होगी, या क्या होगा। ये रिलेशंस कहलाते हैं, या इफ़ेक्ट्स ऑफ एलील्स विद ईच अदर व्हेन दे आर इन हेटेरोजाइगस कॉम्बिनेशन। तो मेंडल ने इनके सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन को डिस्क्राइब किया था और वो कॉम्बिनेशन उस वक्त उसने डोमिनेंस रिलेशनशिप कहा, इसका नाम दिया, और ये कहा कि जब हेटेरोजाइगस फॉर्म में दो एलील्स इकट्ठी हों तो उनमें से F1 जनरेशन में उनमें से एक अपने आप को फिनोटाइपिकली एक्सप्रेस कर सकेगी, उसको डोमिनेंट कहा जाएगा, दूसरी नहीं कर सकती, जिसको रिसेसिव कहा जाता है। लेकिन बाद के एक्सपेरिमेंट से पता चला कि सिर्फ यही रिलेशंस नहीं है, बल्कि अभी तक साइंसदानों ने 3 और रिलेशंस मालूम किए हैं। कौन से रिलेशंस? जब स्पीशीज़ हेटेरोजाइगस फॉर्म में हो तो फिर वो एक दूसरे के ऊपर क्या असर डालती हैं। तो अभी तक 4 रिलेशनशिप्स सामने आ गए हैं, उनकी तफसील कुछ यूँ है। सबसे पहला कंप्लीट डोमिनेंस रिलेशनशिप कहलाता है। ये वही डोमिनेंस रिलेशनशिप है जो मेंडल ने फाइंड आउट किया था और ये बहुत सारी ट्रेड्स की एलील आज भी इसको फॉलो करती हैं। इसके हिसाब से व्हेन वन एलील एक्सप्रेसेस इटसेल्फ कंप्लीटली इन प्रेजेंस ऑफ अदर एलील इन हेटेरोजाइगस फॉर्म व्हाइल अदर फेल्स। मतलब क्या है, हेटेरोजाइगस फॉर्म में जब एक ही ट्रेड की 2 एलील्स हेटेरोजाइगस फॉर्म में इकट्ठी हो जाएं तो उनमें से एक मुकम्मल तौर पर अपने आप को फिनोटाइपिकली शो कर रही होती है, इसी को डोमिनेंट एलील कहते हैं, और दूसरी इस डोमिनेंट की मौजूदगी में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकती है। जो एक्सप्रेस कर सके उसको डोमिनेंट एलील कहते हैं, जो एक्सप्रेस ना कर सके उसको रिसेसिव एलील कहते हैं। ये कंप्लीट डोमिनेंस रिलेशनशिप है। अब इसकी मिसाल जो हमने डिस्कस की है उसमें कंप्लीट विंग और वेस्टिजियल विंग वाला मसला था। तो हमने देखा जब कंबाइन हो तो हाइब्रिड फॉर्म में कंप्लीट विंग वाली एलील अपने आप को शो कर रही थी और वेस्टिजियल विंग वाली अपने आप को शो नहीं कर पाती थी। इसका मतलब यह हुआ कि कंप्लीट विंग वाली डोमिनेंट एलील है और वेस्टिजियल विंग वाली रिसेसिव एलील है। दूसरा जो रिलेशनशिप है उसको कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस 2 हेटेरोजाइगस फॉर्म में मौजूद 2 एलील्स का एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें दोनों एलील्स थोड़ा थोड़ा शो हो जाती हैं, यानी कोई भी किसी के ऊपर कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं होती है या ना ही कोई रिसेसिव होती है। इसका मतलब थोड़ा थोड़ा दोनों कंट्रीब्यूट करती हैं। ये कार्ल कोरन्स नाम के साइंटिस्ट ने ये सबसे पहले मालूम किया था और यहाँ पर हम मिसाल दूसरी दे रहे हैं, फर कोट कलर ऑफ कैटल। कैटल मवेशियों को कहते हैं, यानी गाय है, भेड़ बकरियां सबको कहते हैं। उनकी जिल्द या बालों का रंग ये फर कोट कलर कहलाता है। ये एक ट्रेट है। इसकी 2 फॉर्म्स हैं, रेड और वाइट। ये मिसाल के तौर पर बताया गया है, रेड है वाइट है।
जब आप एक रेड बुल को वाइट काउ से क्रॉस करते हैं या वाइट बुल को रेड काउ से क्रॉस करते हैं तो कंप्लीट डोमिनेंस होता तो या रेड या वाइट ने अपीयर होना था, लेकिन यहाँ पर तीसरी फॉर्म अपीयर होती है जिसको रोन कहा जाता है, रोन फॉर्म। इसका मतलब ये हुआ कि ये दरमियानी वाली हालत है, ना ये मुकम्मल तौर पर रेड है ना मुकम्मल तौर पर वाइट है, तो दरमियानी फॉर्म आ गई। इसका मतलब है कि रेड की एलील ने अपना आपको पार्शियली शो किया, वाइट की एलील ने भी पार्शियली शो किया, लिहाजा ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहलाता है। ऐसी एलील के लिए अलामतें, यानी वैसे भी अलामत जो है किसी आमतौर पर डोमिनेंट फॉर्म के नाम के पहले लेटर को लिया जाता है, यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि डोमिनेंट तो कोई भी नहीं है। रेड का पहला लेटर आर को अलामत के तौर पर लिया गया है, रेड के लिए कैपिटल आर और वाइट के लिए आर डैश, दोनों सूरतों में ये कैपिटल है, और रॉन के लिए आर डैश की अलामत इस्तेमाल होगी। तो ये इसकी ख़ास बात थी, यानी ये मेंडल ने तो मालूम नहीं किया है, ये बाद के साइंसदानों की मालूम करदा रिलेशनशिप है। अब तीसरी रिलेशनशिप कहलाती है को डोमिनेंस। को का मतलब है इकट्ठे, एक साथ रहना। तो को डोमिनेंस दो हेटेरोजाइगस फॉर्म में मौजूद एक ही ट्रेट की दो एलील्स के दरमियान ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें दोनों एलील्स एक दूसरे को मुतासिर किए बगैर शो हो जाती हैं। यहाँ ना कोई रिसेसिव है ना कोई डोमिनेंट है, दोनों शो हो जाती हैं। और दोनों शो क्यों हो सकती हैं? इसलिए हो सकती हैं कि दोनों की प्रोडक्ट ही अलग है असल में। अब इसकी एक मिसाल है, इंसानों के खून के ग्रुप की कई अकसाम हैं, 200 अकसाम के खून के ग्रुप पाए जाते हैं, लेकिन उसमें सबसे जो मशहूर ग्रुप सिस्टम है उसको ABO सिस्टम कहा जाता है। इस ABO सिस्टम में 4 खून के ग्रुप्स हैं। 4 खून के ग्रुप क्यों बनते हैं? इसका जीन है आई, कैपिटल आई से शो किया जाता है, और इस जीन की इत्तफाक से 2 से ज़्यादा एलील्स हैं, बेसिकली 3 एलील्स हैं। एक को एलील ए, दूसरी को एलील बी और तीसरी को एलील स्मॉल आई से शो किया जाता है। 3 एलील्स हैं। अब इस केस में क्या होता है, एलील ए और बी एक दूसरे के लिए को डोमिनेंट हैं। इसका मतलब अगर किसी शख्स के जीनोम में आई ए और आई बी ये कम्बिनेशन हो हेटेरोजाइगस, तो इस शख्स के खून का ग्रुप ए बी होगा। इसका मतलब है ए ने अपने आप को फुली एक्सप्रेस किया है, बी ने भी फुली एक्सप्रेस किया है, किसी ने किसी को सप्रेस नहीं किया है, इसलिए इसको को डोमिनेंट कहते हैं। और इसकी एक और मिसाल है सिकल सेल एनीमिया की। सिकल सेल एनीमिया एक बीमारी है, आपके इल्म में है, जिसमें खून के आरबीसी की शक्ल चेंज हो जाती है और वो सिकल शेप के हो जाते हैं। आरबीसी बेसिकली कमोबेश इस तरह के सेल्स हैं, लेकिन जब वो सिकल शेप के हो जाएं तो यूं हो जाती है उनकी शक्ल कमोबेश, इसलिए इसको सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। ये अफ्रीका में बहुत कॉमन है और साहिली इलाकों में कॉमन है। वहाँ पर हुआ क्या है कि इसके 2 समझो एलील्स हैं। HbA नॉर्मल एलील है, HbS ये सिकल सेल वाली एलील है। Hb असल में हीमोग्लोबिन के लिए कहा गया है। तो अगर कोई शख्स HbA है, वो तो क्लियर कट होमोजाइगस हो गया, वो नॉर्मल है। अगर कोई शख्स HbS है तो वो मुकम्मल तौर पर या 100% सिकल सेल एनीमिक है। इसके बरक्स अगर कोई शख्स HbS हो तो ऐसी सूरत में वो उसके 50% ऑफ द रेड ब्लड सेल्स ऑफ हिज बॉडी विल बी नॉर्मल वाइल अदर 50% विल बी सिकल सेल एनीमिक। तो ये दोनों भी एक साथ को एग्जिस्ट कर सकती हैं, इसलिए इनको को डोमिनेंट कहा जाता है। अब आती है चौथी कम्बिनेशन, जिसको ओवर डोमिनेंट कहते हैं। ओवर डोमिनेंट का मतलब है कि 2 एलील्स हैं, दोनों में से एक डोमिनेंट है, दूसरी रिसेसिव है, और जो डोमिनेंट है वो हाइब्रिड फॉर्म में प्योर फॉर्म से ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेस करती है, इसलिए इसको ओवर डोमिनेंट कहा जाता है। अब इसकी मिसाल क्या है?
ड्रोसोफिला की आई कलर के जीन का मामला है। आई कलर का वाइल्ड टाइप का यानी नेचुरल कलर रेड है। उस रेड कलर के साथ उसको शो किया जाता है W+W+ से। यहाँ मुझे लिखना नहीं आया, मैं माजरत चाहता हूँ, लिखना नहीं आया ये पावर में कैसे लिखा जाता है, इसलिए मैंने ऐसे ही कर दिया है। W+W+ है असल में, पावर की शक्ल में ऐसे लिखेंगे इसको, W और प्लस इसके ऊपर लिखा जाएगा ऐसे। तो रेड कलर की जो एलील्स हैं उसको इस तरह शो किया जाता है, जबकि वाइट या सेपिया जो कि म्यूटेंट है उसको खाली W से शो किया जाता है, WW। जब आप इनको क्रॉस करते हैं तो जाहिर है इधर से आएगा, एक तरफ से आएगा W+ आएगा एक तरफ से, और एक तरफ से खालिस W आएगा। तो जो ये वाली फॉर्म होगी W+ और W वाला, ये कैसा होगा, डार्क रेड, यानी ये है W+W+ रेड, खाली WW है वाइट, और W+W है डार्क रेड। इसका मतलब इस प्योर फॉर्म से हाइब्रिड वाला ज़्यादा डार्क है, इसीलिए इसको कहते हैं दिस W+ इज नॉट ओनली डोमिनेंट ओवर दिस W बट इट इज ऑलमोस्ट ओवर डोमिनेंट ओवर दिस W। तो ये भी एक कम्बिनेशन है, लेकिन इसके अलावा ये जाहिर है जांच पड़ताल का सिलसिला जारी है, हो सकता है फ्यूचर में इससे ज़्यादा भी रिलेशनशिप हमारे सामने आ जाएं। फ़िलहाल तक ये 4 है। इसके बाद बारी आती है मल्टीपल एलील्स की। एलील का जिक्र हम कर चुके पहले। एक जीन की 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स होती हैं जिनको एलील्स कहते हैं, और शुरू में जो जीन वजूद में आए हैं उसमें 2 एलील्स पाई जाती हैं। एक एलील एक होमोलोगस पार्टनर पर और दूसरी एलील दूसरे होमोलोगस पार्टनर पर। फ़र्ज़ करें ये क्रोमोसोम है और ये दूसरा क्रोमोसोम है, तो ये एक एलील है, ये दूसरी एलील है। इन दोनों एलील को मिलाकर जीन कहा जाता है, दोनों को मिलाकर जीन, और अकेली एक को एलील। तो बात ये चल रही है, एक जीन की कम से कम 2 एलील्स होती हैं, लेकिन कुछ जीन्स ऐसे भी हैं जिनके एलील 2 से ज़्यादा हैं। तो वो जीन जिनकी एलील्स की अक़साम 2 से ज़्यादा हों उनको मल्टीपल एलील्स कहते हैं। लेकिन एक मसला है, एक शख्स में एक वक्त में सिर्फ 2 एलील्स के होने की गुंजाइश है और कोई जगह ही नहीं है, तो बाकी जो एलील हैं वो कहाँ हैं, वो दूसरे अफराद में होंगे उसी पॉपुलेशन में। तो मल्टीपल एलील्स आर दोज विच आर मोर देन 2 इन फॉर्म, यानी वो एलील जो 2 से ज़्यादा हालतों में पाई जाती हैं उनको मल्टीपल एलील्स कहा जाता है। और मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये मल्टीपल एलील्स पॉपुलेशन के दूसरे इंडिविजुअल्स में पाई जाती है। एक इंडिविजुअल में एक वक्त में सिर्फ 2 तरह की एलील्स हो सकती हैं, और जीन में जिस जगह एलील पाई जाती है उस जगह को लोकस कहते हैं। तो एक क्या कहेंगे हम, एक शख्स में एक ही जीन के लिए एक ही लोकस मुकर्रर है या उसके 2 हिस्से हैं, तो इसलिए एक शख्स में 2 ही एलील एक साथ में पाए जाएंगे। बाकी जितने एक्स्ट्रा एलील्स हैं वो दूसरे अफराद के उस पॉपुलेशन के दूसरे अफराद में पाए जाएंगे। अब इस मल्टीपल एलील की एक बहुत बेहतरीन मिसाल पहले भी बता दिया है, ब्लड ग्रुप ABO सिस्टम का जो जीन आई है उसकी एलील्स हैं। जीन आई की 3 एलील्स हैं। आई है, इसकी एलील नंबर 1 एक एलील A है, दूसरी एलील B है, और तीसरी एलील इसकी I है। A B I। अब इनमें ये रिलेशनशिप भी देख लें, A और B आपस में कोडोमिनेंट हैं, जबकि I के साथ इन दोनों का रिलेशनशिप कंप्लीट डोमिनेंस वाला है। मीन्स कि A इज़ कम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर I,
Similarly, B is also completely dominant over small I. तो ये इनका रिलेशनशिप है। अब इनकी अकरेंस कैसे हो सकती है वो आपसे शेयर करते हैं, ये अफराद में या पॉपुलेशन में किस तरह से पाए जाते हैं। तो जीन ऑफ ABO ब्लड ग्रुप इज नेम्ड I. इट हैज़ 3 एलील्स कॉल्ड A, B एंड I। तो मैं आपसे ये कह रहा था कम्बिनेशन क्या होंगी। मसलन एक बड़ी पॉपुलेशन है इंसानों की, इसमें एक कम्बिनेशन ये है IA, इसका ब्लड ग्रुप होगा A। जितने भी एक पॉपुलेशन, मसलन स्कर्दू में इंसानों की आबादी है, एक पॉपुलेशन है, इसमें जितने ए ग्रुप के लोग हैं वो सब IA होना ज़रूरी नहीं है, ये भी होंगी, और IA स्मॉल I ये भी होंगे। ये दोनों कम्बिनेशंस ए ग्रुप शो करेंगे आपको, इसलिए शो करेंगे ये दोनों एलील तो एक जैसी हैं, एक्सप्रेस हो जाएंगी, ए ग्रुप हो गया। ये दोनों एलील्स एक दूसरे से डिफरेंट हैं, लेकिन एलील ए इज डोमिनेंट ओवर एलील I, देयरफॉर ये ब्लड ग्रुप भी ए ग्रुप होगा। इसी तरह इसी स्कर्दू में कुछ लोग होंगे जिनके अंदर जीनोटाइप होगी IB और उनका ब्लड ग्रुप B होगा। इसी स्कर्दू में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी एक एलील IB है, दूसरी एलील स्मॉल I है, और ये अफराद भी B ग्रुप का ब्लड रखेंगे। इसी तरह इस स्कर्दू में सिर्फ A और B ग्रुप के लोग तो नहीं हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनका ब्लड ग्रुप AB है, तो उनके अंदर कम्बिनेशन है IA-IB। इसी तरह इस स्कर्दू में O ग्रुप के लोग भी होंगे जिनकी कम्बिनेशन स्मॉल I होगी। तो आपने देखा एक जीन की 3 एलील थी और उनके आपस में कम्बिनेशन 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कम्बिनेशन हो सकती है। इसी तरह अभी तक साइंसदानों ने जो मालूमात ली हैं उनके हिसाब से तकरीबन 300 एलील्स वाले जीन भी हैं, यानी ऐसा जीन भी है जिसके एलील 300 हैं। अब 300 की 2-2 की कम्बिनेशन बनाओ, 3 एलील से 6 कम्बिनेशन बनी हैं, तो 300 एलील से कितने कम्बिनेशंस बनेंगी? वो सारी कम्बिनेशन पॉपुलेशन के अंदर मौजूद होंगी, एक शख्स में नहीं हो सकती। इसके बाद अब हमारा मौजू थोड़ा सा बदल गया, ये है पॉलीजेनिक ट्रेट्स। मैनी ट्रेट्स आर कंट्रोल्ड बाय मोर देन वन जीन्स। सच ट्रेट्स आर कॉल्ड पॉलीजेनिक ट्रेट्स, आर कंटिन्यूअसली वेरिंग ट्रेट्स, आर क्वांटिटेटिव ट्रेट्स। ट्रेट तो खुसूसियत है, और ये खुसूसियत बुनियादी तौर पर 2 तरह की हैं। एक वो जिनको कंट्रास्टिंग ट्रेट्स कहते हैं, जिनकी सिर्फ 2 फॉर्म्स हैं, जैसे ड्रोसोफिला के कंप्लीट विंग्स और वेस्टिजियल विंग्स। लेकिन कुछ ट्रेट्स ऐसी भी हैं जिनको एक जीन की 2 एलील नहीं बल्कि कई जीन्स की बहुत सारी एलील्स कंट्रोल करती हैं, उनको पॉलीजेनिक ट्रेट्स कहा जाता है, या इनको कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेट्स भी कहते हैं, इनको क्वांटिटेटिव ट्रेट्स भी कहते हैं। ये सारे नाम इसलिए दिए जाते हैं कि ये सिर्फ 2 हालतों में नहीं हैं, 2 हालतों से ज़्यादा हालतों में पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर ह्यूमन हाइट एक पॉलीजेनिक ट्रेट है, स्किन कलर ऑफ ह्यूमंस ये भी पॉलीजेनिक ट्रेट है, वेट ऑफ ह्यूमंस ये भी पॉलीजेनिक है, इंटेलिजेंस ये भी पॉलीजेनिक है। मसलन ह्यूमन हाइट की बात करें, सारी दुनिया में इंसान सिर्फ दो कद वाले नहीं हैं, छोटे कद वाले और बड़े कद वाले नहीं हैं, बल्कि छोटे, उससे बड़े तकरीबन कम बेश 7 मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं कद की, क्योंकि इंसानों का कद 3 जीन के कंट्रोल में है, 3 जीन की 6 एलील के कंट्रोल में। इस तरह हमारे जिल्द का जो कलर है ये भी 3 जीन के कंट्रोल में है, 3 जीन की 6 एलील के। वज़न भी इसी तरह से है। हमारे इंटेलिजेंस या जहानत सारी दुनिया में सिर्फ ज़हीन और कुनज़हन नहीं है, ज़हीन भी हैं, उनसे कम ज़हीन भी हैं, कम ज़हीन और कुनज़हन और कम कुनज़हन, इस तरह से। तो ये पॉलीजेनिक ट्रेट्स कहलाते हैं। इस तरह की ट्रेट्स में क्या होता है, हर एलील या तो उस ट्रेट के एक्सप्रेशन में कंट्रीब्यूट करती है या नहीं करती है, और जो कंट्रीब्यूट करती हैं वो एडिटिव फैशन में कंट्रीब्यूशन होता है। मसलन एक जीन की 6 एलील हैं, उनमें से अगर एक एलील कलर कंट्रीब्यूट करने वाली है तो हल्का कलर होगा, 2 एलील होंगी कलर डार्क हो जाएगा, 3 होंगी तो और डार्क हो जाएगा, 4 होंगी। अगर 6 की 6 एलील कलर कंट्रीब्यूटिंग होंगी तो वो कलर इंतहाई डार्क हो जाएगा। इसी तरह जहानत, अगर किसी के पास 6 की 6 एलील्स जहानत में इजाफा करने वाली नहीं है तो वो बिल्कुल जहन से खाली होगा।
जबकि अगर किसी शख्स में फ़र्ज़ करें 3 एलील्स जहानत में इजाफे किए हैं, 3 एलील्स न्यूट्रल हैं, तो दरमियानी दर्जे का होगा। अगर किसी की 6 एलील्स जहानत वाली हैं तो वो ज़हीन तरीन आदमी कहलाएगा। तो ये है मल्टीपल एलील्स की एग्जांपल्स, और इसको ज़रा और डिस्कस कर लेंगे। बात थोड़ी सी लंबी, लेक्चर लंबे हो तो अपलोड करना भी मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुख्तसर रखें। फिर भी अगर आपको बाद में मसाइल हों तो आप व्हाट्सएप या फ़ोन पे पूछ सकते हैं या कॉलेज आके खुद मालूमात ले सकते हैं। In such cases, the alleles of each gene have increment effects. That is why as the number of a particular type of allele increases, the phenotype of that trait varies accordingly. Increment का मतलब क्या है? इजाफा। मसलन आप जैसे खाना खा रहे हैं, एक नवाला खाया, भूख मामूली से कम हुई, दूसरा खाया, भूख और कम हुई। जितने नवाले बढ़ते जाएंगे भूख कम होती चली जाएगी। बिलाखिर एक वक्त आएगा मज़ीद आप खा नहीं सकेंगे। बिल्कुल इसी तरह हर एलील उस ट्रेट में थोड़ा थोड़ा इजाफा करती है, लेकिन इजाफे की मकदार तकरीबन बराबर होती है। इसीलिए जो ही इजाफा करने वाली एलील्स की तादाद बढ़ेगी वो ट्रेट और नुमायाँ हो जाएगी। अगर इनकी तादाद कम हो जाएगी तो वो ट्रेट कम नुमायाँ हो जाएगी। ये है पॉलीजेनिक का थोड़ा सा मफहूम। अब आप इसको बुक्स में रीडिंग करेंगे तो मज़ीद तफसील आपको मिल जाएगी। उसके बाद है एनवायरमेंटल इफेक्ट्स एंड जीन एक्सप्रेशन। बहुत ज़रूरी नुक्ता है, बस मैं इसकी पूरे खुलासे को एक मिसाल, छोटी सी मिसाल से समझा देता हूँ, आप समझने की कोशिश करेंगे। आप फ़र्ज़ करें घर बनाते हैं। बेहतर तरीका घर बनाने का ये है कि पहले ज़मीन को देख के नक्शा बनाया जाए। नक्शा एक ड्राइंग होती है जो एक माहिर या जिसको आर्किटेक्ट कहते हैं वो एक पेपर पर लाइनें खींच के या ड्राइंग करता है। वो एक मिस्त्री को आप दिखाते हैं, वो मिस्त्री पहले उस नक्शे को समझता है, फिर उसी के हिसाब से ज़मीन पर निशानात लगाता है। निशानात लगाकर ज़मीन पर खुदाई की जाती है, यानी बुनियाद खोदी जाती है, फिर उसमें पत्थर अरेंज करके दीवार चढ़ाई जाती है, फिर जाके बिल्डिंग बनती है। अब ज़रा गौर करें, अगर नक्शा ना हो तो बिल्डिंग अंधाधुंध बन जाएगी। नक्शा हो लेकिन मटेरियल ना हो तो बिल्डिंग नहीं बनेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि नक्शा और मटेरियल दोनों लाजिम मलजूम है। बिल्कुल इसी तरह किसी खुसूसियत का नक्शा जीन्स है उसका, इसलिए इसको जीन इज द ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और इट्स स्ट्रक्चर्स है, और उसके मुताबिक जब मटेरियल रखा जाता है तो फिर पूरा इंडिविजुअल या उसका हिस्सा बन जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जीन्स play the role of a map of a building while environment provides material and it helps the gene to express itself phenotypically। यानी एक जीन phenotypically अपने आप को उस वक्त तक शो नहीं कर सकता है जब तक मटेरियल ना मिले उसको, जब तक माहौल की सपोर्ट ना मिले। इसलिए जीन और माहौल की सपोर्ट दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ गालिबन हमारा ये पोर्शन कंप्लीट हो गया है। तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे अच्छा समझाने की और आपको अच्छी तरह समझने की तौफीक दे। टिल नेक्स्ट, खुदा हाफिज़।